हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। शायद यूनिट 3 होगा, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन, है ना। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन। तो सबसे पहले ये समझिए कि मशीन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको मालूम होगा। मशीन जो है मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। एक हो जाएगा स्टैटिक डिवाइस और दूसरा क्या हो जाएगा, रोटेटिंग डिवाइस। अब स्टैटिक डिवाइस और रोटेटिंग डिवाइस जो है उसको आप डिवाइड कीजिए एसी और डीसी के बेस में। इस तरह से आप कर सकते हैं डिवाइड, है ना। एसी में करिए कि एसी में होगा तो स्टैटिक डिवाइस कौन सा होगा, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया। अब रोटेटिंग डिवाइस एसी में कौन सा हो जाएगा, उधर देख लीजिए, है ना, एसी में। और फिर डीसी में आप देखिएगा स्टैटिक डिवाइस कौन सा हो जाएगा। फिर डीसी में हालांकि नहीं होगा स्टैटिक डिवाइस कोई, लेकिन फिर उधर देखिए आप रोटेटिंग डिवाइस में कौन कौन सा हो जाएगा डीसी में। जैसे कि आप कह सकते हैं रोटेटिंग डिवाइस में, हालांकि स्टैटिक डिवाइस में एक ट्रांसफार्मर होता है इन केस ऑफ एसी, है ना। लेकिन जब आप डीसी की बात करेंगे या रोटेटिंग डिवाइस की बात करेंगे तो उसमें एसी और डीसी दोनों होता है। जैसे डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडक्शन जनरेटर एसी में आ जाता है। इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर कह लीजिए, फिर एसी जनरेटर जिसको कि आप सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हो, फिर सिंक्रोनस मोटर हो गया। ये सारे जो हैं सबके सब क्या हो गए, रोटेटिंग डिवाइस है। तो स्टैटिक डिवाइस के टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस आपने पढ़ लिया है ना। टेस्टिंग भी देखा आपने और मेंटेनेंस भी देखा। साथ साथ में आप इंसुलेशन टेस्टिंग जो बोलते हो या टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन कह सकते हो, वो भी आपने पढ़ा है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन का जो टेस्टिंग होगा और उसके मेंटेनेंस होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से कि मेनली जो है इंडक्शन मोटर के टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। क्लियर है। इसमें से कुछ आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे। कुछ चीज़ें होंगी कि जो रिपीट होगा, अगर छूट भी जाता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मैं ये चैप्टर छोड़ भी देता हूँ, हालांकि छोड़ूंगा नहीं, बट अगर छोड़ भी देता हूँ तब भी आप इस चैप्टर को आराम से कर सकते हो। जैसे कि आपकी बात किया जाए, जैसे आप नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर डेफिनेटली आप पढ़ लिए होंगे मशीन में। फिर आप बात कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ इंडक्शन मशीन, ये भी आप पढ़े होंगे। या ब्लॉक रोटर टेस्ट, कुछ बच्चे को मैंने होमवर्क में बोला था कि बताइएगा ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होता है कैसे होगा, क्या होगा। तो कुछ बच्चे ने भेजा भी था जो पढ़ने वाले होंगे, बाकी पता नहीं, वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो नहीं भेजे होंगे। लेकिन जो भी वीडियो देखते होंगे वो डेफिनेटली भेजने का कोशिश करते होंगे कि, या जो होमवर्क दिया जाता है उसको लिखने का कोशिश करते होंगे। तो यहाँ पे जो है ये सारे टेस्ट तो आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, पिछले प्रीवियस सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सब आप आराम से कर सकते हैं। अब जैसे बात आएगी यहाँ पे डीसी रेजिस्टेंस टेस्टिंग, भैया इंडक्शन मोटर में भी 3 फेज होता है और ट्रांसफार्मर में भी 3 फेज होता है। तो दोनों का जो होगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा रेसिस्टेंस टेस्टिंग। अब आ जाएगा इसी में इंसुलेशन रेसिस्टेंस। तो ये सारा चीज़ क्या होगा, रिपीट होगा, है ना। ये सारा चीज़ रिपीट होगा। अब जो आपने इंसुलेशन रेसिस्टेंस पढ़ा है ट्रांसफार्मर में, या जो डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट ट्रांसफार्मर में पढ़ा है, द सेम थिंग विल बी कॉपीड इन दिस इंडक्शन मोटर ऑल्सो, है ना। वही चीज़ को यहाँ इंडक्शन मोटर में भी क्या होगा, कॉपी किया जाएगा या उसी चीज़ को रिपीट किया जाएगा। तो ये सब आप जानते हैं, है ना। इस पर ध्यान देना है। बाकी जो है हम लोग उसको पढ़ेंगे भी एक बार। बट देखो, जिस टाइम में अभी ये प्रेजेंट टाइम में जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त में आप लोगों का जो परिणाम है वो घोषित हो चुका है। अर्थात आप ये कह लीजिए कि जो रिज़ल्ट है आपका, मतलब सेमेस्टर का, वो डिक्लेयर हो चुका है। आप 6 सेमेस्टर में हैं, आपके 5th सेमेस्टर के रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो चुके हैं। और होप सो, ऐसा उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने अपने रिज़ल्ट जो है, अपने अपने परिणाम जो होंगे वो देख चुके होंगे कि किनका कैसा मतलब रिज़ल्ट रहा है, किनका कैसा परिणाम जो मतलब मिला है। देखो, आपने जिस हिसाब से मेहनत किया होगा उस हिसाब से आपके परिणाम भी मिले होंगे। अगर आप मतलब कहने का ही मतलब है कि जितना आपने लिखा होगा उतना आपको मिला होगा। एक्सपेक्टेड रहता है, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे या जो पढ़ते हैं ना, उनको ये पता होता है कि इतने मार्क्स तक में आएंगे डेफिनेटली। तो थोड़ा बहुत टॉलरेंस होता है हर जगह, तो टॉलरेंस को लेकर के मार्क्स भी उस हिसाब से आ जाते हैं। जैसे कि आपने अगर सारे क्वेश्चन को करे, ठीक क्वेश्चन करे, क्वेश्चन को आपने किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लिख के आ गए, किसी के लव स्टोरी का कहानी आपने लिख दिया या कभी प्रेमचंद का कहानी उसमें लिख दिया है। तो अगर वो ऐसा लिखे हो तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं, जिन्होंने कि अच्छे से कॉपी को मतलब कॉपी में आंसर लिखा है, एग्ज़ाम देने के बाद आते हैं, वो डेफिनेटली वो मिलाते हैं कि कितने कितने मार्क्स होंगे और अपने एक एक्सपेक्टेड मार्क्स निकाल लेते हैं कितने मार्क्स आएंगे। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, बाकी उतना ही मार्क्स रहता है।
है ना। हम लोग भी एग्ज़ाम देते थे तो ऐसा ही होता था, कुछ लगभग में रहते थे। और ऐसा है कि हम लोग मिनिमम लेके चलते थे, मैक्सिमम नहीं, ठीक है, कि मिनिमम इतना मार्क्स तो आना ही ना आना चाहिए, मैक्सिमम जो भी आ जाए। क्लियर है। तो खैर जो भी हो, तो उम्मीद है सबके पेपर अच्छे रहे होंगे और सबके रिजल्ट जो होंगे सबके अच्छे रहे होंगे। बट हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ हमारे प्यारे दोस्त हैं जिनका कि कैरी भी लगा है। तो मैं उन तमाम दोस्तों को बोलना चाहूँगा कि कैरी लगने से आप हतोत्साहित बिल्कुल मत होइएगा, डिसअपॉइंट नहीं होइएगा। ऐसा नहीं है कि पेपर बैक हो गया, मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में कैरी लग गया है तो पूरा लाइफ ख़त्म हो गया। नहीं, बिल्कुल भैया, तुम्हारे आगे पूरा लाइफ अभी बचा हुआ है ना, पूरा लाइफ बचा हुआ है। हमने ऐसे फ्रेंड को देखा है जिनके 14 पेपर, 14th पेपर बैक है और एक बार में 14 के पेपर निकाल लिए हैं, सारे सब्जेक्ट में क्लियर हो गए, है ना। तो ऐसे बहुत है, आपके तो एक लगे हैं, तो इससे हतोत्साहित नहीं होना है। हाँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सर बोले हैं कि हतोत्साहित नहीं होना तो बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं, बिल्कुल उस पेपर पे भी ध्यान देना है और नेक्स्ट टाइम जब भी कभी एग्ज़ाम होगा उस पेपर को भी साथ साथ निकाल लेना है। खास करके 5th सेमेस्टर के बच्चे को मैं बोल रहा हूँ कि अगर पेपर कैरी लगाए तो 6th सेमेस्टर में जब एग्ज़ाम होंगे तो कोशिश ये आप लोगों का ये रहना चाहिए कि 5th सेमेस्टर में जो पेपर कैरी हुए हैं, जो पेपर में बैक लगे हैं, उस पेपर को आप क्या करो, क्लियर कर लो, है ना, ताकि 6th सेमेस्टर होते होते आपके पास रिजल्ट जो है फुल डिप्लोमा का रहे। ऐसा नहीं कि एक पेपर कैरी लगाए तो वैसा नहीं, है ना। बट इससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उन लोगों के लिए ये बता दूं कि 6th सेमेस्टर के जितने सारे बच्चे हैं, मैं बार बार बोलता हूं बेटा, टाइम आ गया है अब आप लोगों का कि आप लोग तैयारी की ओर मूव कीजिए। विषय वस्तु जो था अभी तक राम कहानी चल रहा था, 4th सेमेस्टर पढ़े, 5th सेमेस्टर पढ़े, भैया यहीं तक हो गया। 6th सेमेस्टर जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन इसके अलावे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जितने सारे ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करेंगे ना, आगे जब फ्यूचर में एंट्रेंस देने होंगे आपके, तो उतने फ़ायदे आपको मिलेंगे, है ना, उतना सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। बाकी जिनके पापा पैसा वाले हैं तो वो देख लीजिएगा, लेकिन जो तैयारी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें कहीं एग्ज़ाम में निकालना है, किसी एग्ज़ाम में, कहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में या एनटीपीसी में, पावर ग्रिड में, एनएचपीसी में, जहाँ कहीं भी अगर किसी सरकारी संस्था में आपको अगर जूनियर इंजीनियर बनना है तो आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट या प्रारंभ करना मतलब कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ बच्चे कर भी दिए होंगे, उनके लिए बहुत अच्छी बातें हैं, है ना। जो नहीं किए हैं, मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूँ, उन तमाम बच्चे से कह रहा हूँ कि भैया आप स्टार्ट कर लीजिए। अगर अभी से अगर नहीं करते हैं ना, तो आगे आने वाले टाइम में आपको परेशानी होते रहेगा। फिर आप वही भीड़ में आप भी खड़े रहोगे, जिस भीड़ में करीब करीब बहुत सारे बच्चे अभी तक खड़े हैं, है ना। तो अगर आप उस भीड़ से निकलना चाहते हैं तो तैयारी बिल्कुल टाइम टू टाइम जो है स्टार्ट कर दीजिए। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि बाबू सोना वाले भी होंगे, है ना, जो कि अभी भी रात में लगे रहते हैं कि हाँ बाबू खाना खाई, हाँ बाबू खाना नहीं खाई, वगैरह वगैरह, जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ पर्सनल लाइफ। तो मैं उनको ये बोलूँ कि उनको आप बोलिए कि कुछ दिन के लिए आपको छोड़ दे, वो स्पेस दे दे। हाँ, कुछ हो जाएगा तो फिर आप उस बाबू सोना के पास चले जाइएगा। हाँ, लड़कों के लिए भी बोल रहा हूँ और लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ। देखो बेटा, ये टाइम है कैरियर बनाने का, अभी है। अगर कैरियर बन जाता है आपका ना, तो आपको 1000 लोग पूछेंगे, है ना, आपको 1000 लोग पूछेंगे। अगर आप कुछ नहीं हासिल करते हो ना, तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा, हर कोई आपके उल्का पिंड पे लात मारेगा, ठीक है। सो जस्ट बी केयरफुल कि अब आपको क्या करना है, एक मतलब एग्ज़ाम आपको फोकस करना है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं किसी बोर्ड में हमें क्या करना है, जूनियर इंजीनियर बनना है, और उसके लिए शुरुआत कर देना है। जितना टाइम आप पढ़ाई पे दे सकते हैं, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और जो भी बाहरी विपदाएं हैं, समझ सकते हैं, बाहरी विपदाएं में बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं, है ना, तो उन सबको थोड़ा आप कुछ दिनों के लिए कहिए कि 6 महीने 1 साल के लिए वेट कर लो, फिर मैं वापस आऊँगा, है ना। जब कुछ आप बन जाइएगा तो फिर आइएगा। और बाकी जिनको छोड़ के चली गई हो तो वो भी हतोत्साहित मत होइएगा, कुछ ऐसा बन के आइए कि वो वापस फिर आपके पास आए और फिर आप अपने टर्म कंडीशन पे कुछ करें। समझ में आ रही बात? तो अभी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट भी आ ही गया है, देख लिए हैं, टेंशन भी, प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका होगा। 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी कुछ दिन के बाद हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट अगस्त के आसपास तक में एग्ज़ाम भी होने की उम्मीद है। ऐसे आसार हैं कि अगस्त तक में हो जाने चाहिए एग्ज़ाम, है ना। होप सो पहले भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो ये एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, मतलब एग्ज़ाम होने के बाद क्या करोगे, समझ रहे हो बात को। तो एग्ज़ाम होने के बाद भी ऐसा होना चाहिए कि कोई एक वैकेंसी आए, उसमें आपको पिक कर लेना है, कोई एक सीट आपको अपने लिए क्या करना है, बुक कर लेना है। समझ में आ रही बात?
तो वही चीज़ आपको करना है अब, ठीक है ना। उम्मीद है ऐसा कि आप लोग इस बात को अगर सुन रहे होंगे तो फॉलो भी करेंगे। चलिए फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं कि टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा मशीन आ जाएगा। डीसी मशीन भी आ जाएगा और एसी मशीन भी आ जाएगा। डीसी के केस में आप ये बोल सकते हैं कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर होता है, और एसी के केस में आप बोल सकते हैं इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, ये सारे एसी पे आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए इसमें से क्या होता है कि आप जानते हैं कि टेस्टिंग जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रूटीन टेस्ट कह सकते हैं, फिर आप स्पेशल टेस्ट कह लीजिए, और एक टेस्ट होता है टाइप टेस्ट, है ना। देखो इस 3 टेस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो ये मैं अभी इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप इस तीनों टेस्ट के बारे में लिखेंगे, और लिख करके आंसर या तो ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा या तो आप पर्सनल नंबर पे शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो लेकिन ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। क्या रहेगा, होमवर्क। घर से आपको मतलब ये करना है, खुद से ये आपको लिखना है। इसमें से आप भी मैं बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ। हाँ ये भी ध्यान रखना, अगर आप खुद नहीं लिख रहे हो तो मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ बताया हुआ है, इसको कितने बार आप सुनोगे हमसे, है ना। अब तो बोर भी हो चुके होगे सुन सुन के एक ही टीचर से पढ़ते पढ़ते, राइट। तो ऐसा है कि मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। आप लोग क्या है एज ए होमवर्क के तौर पे आप इसको क्या करिएगा, लिखिएगा होमवर्क में, है ना। कौन कौन सा 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट, टाइप टेस्ट और स्पेशल टेस्ट। क्लियर। अब देखते हैं कि कितने बच्चे इसको लिखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। डेफिनेटली 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे या 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको ये पूछा जाएगा कि क्या होता है टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, पर्पस ऑफ टेस्टिंग जो होता है, कितने प्रकार के टेस्टिंग होते हैं, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। समझ में आ रही बात। तो आप इसको आप लिखिएगा। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि फर्स्ट में है हमारा क्या, रूटीन टेस्ट, है ना। रूटीन टेस्ट। अब देखिए रूटीन टेस्ट मतलब हम लोग आपको बोले थे वैसा टेस्ट जो हर एक जॉब पे या हर एक डिवाइस पे परफॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूटीन टेस्ट, है ना। हर एक जॉब पे अगर जो टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूटीन टेस्ट। ठीक। तो रूटीन टेस्ट है। अब यहाँ पे आप पढ़िएगा तो रूटीन टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर हम लोग बात करेंगे, अर्थात आप सीधा सीधा यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि टेस्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। देखिए 3 फेज टेस्ट इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो इसमें से हम लोग पहला देख रहे थे क्या, रूटीन टेस्ट। अब रूटीन टेस्ट में देखिए कुछ टेस्ट हैं जिसके कि नाम हम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको बताऊं, जिसमें से कि आपको कुछ होमवर्क भी करना है। सबसे पहला देखिए मेजरमेंट ऑफ डीसी रेसिस्टेंस। ये देखो ऑलरेडी हमने किस में, ट्रांसफार्मर के केस में पढ़ चुका है ना। हमने पढ़ा है ट्रांसफार्मर में कि हम लोग किस प्रकार से रेसिस्टेंस टेस्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास डेल्टा है और स्टार है। देखो यहाँ पे भी जो रहेगा हमारा इंडक्शन मोटर, उसमें भी डेल्टा स्टार वाइंडिंग रहेगा, है ना। डेल्टा स्टार स्टेटर रहता है, रोटर रहता है, फील्ड रहता है ना, फील्ड रहेगा और रोटर रहेगा, दोनों में रहता है क्या, मतलब वाइंडिंग बने रहते हैं। स्टेटर में भी फील्ड बने होते हैं, रोटर में भी फील्ड बने होते हैं। तो ये सब जो होता है ना, यहाँ पे भी डेल्टा स्टार में रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है, डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट को हमें क्या करना है, मेजर करना है। आप जानते हैं कि किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं, विथ द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, एमीटर मेथड, या फिर आप कह लो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर मल्टीमीटर आपके पास अवेलेबल है हाई रेंज का, तो आप मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हो। एसी के केस में होगा, एसी मल्टीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा देखिए कि मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट। इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट के भी मेजरमेंट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस का जो टेस्ट होता है कैसे किया जाता है, किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, पता है आपको। ऑलरेडी डिस्कस हमने इसका भी किया है, किसमें, ट्रांसफार्मर में। विद द हेल्प ऑफ मेगर हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। बताएंगे आगे, ऐसे हम कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है देखिए हाई वोल्टेज टेस्ट। देखो हाई वोल्टेज टेस्ट के बारे में भी आप लोग को बताया हुआ है इन केस ऑफ ए ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर में किससे आप लोग हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करते थे। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर ऑल्सो, बट आप ऐसा कह सकते हैं कि अंतर थोड़ा सा होगा। किसका, तो वोल्टेज का अंतर होगा। आप याद कीजिए कि अगर जो रेटेड वोल्टेज रहता था उससे हम लोग लगभग दुगना वोल्टेज अप्लाई करते थे इन केस ऑफ किसमें, हाई वोल्टेज टेस्ट में, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि वोल्टेज जो होता है अलग होला। जैसे कि अगर बात किया जाए कि अगर आप 440 पे करते थे तो 28 किलो वोल्ट अप्लाई करके देखते थे, या 11 के भी रहता था तो वहाँ पे 70 किलो वोल्ट अप्लाई करते थे। कुछ इस तरह से आप वोल्टेज को क्या करते थे, अप्लाई करते थे, 1 मिनट के लिए छोड़ देते थे,
है ना, यही था ना हाई वोल्टेज टेस्ट। अगर याद नहीं है तो एक बार आप जाके देखिएगा, ट्रांसफार्मर का प्रोसेस वही होगा, बट अंतर क्या होगा कि वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे हम इन केस ऑफ हाई वोल्टेज टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, उस केस में वोल्टेज जो होगा, अमाउंट ऑफ वोल्टेज कह लीजिए या मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, वो क्या होगा, अलग होगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है देखिए रिड्यूस्ड वोल्टेज रनिंग टेस्ट। ये भी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जानते होंगे कि अगर मतलब वोल्टेज कम हो जाए तो उस टाइम में क्या होगा, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा इंडक्शन मोटर में, इस वो सारे चीज़ को हम किस में, इस टेस्ट में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका देखिए नो लोड टेस्ट, यहाँ पे भी कर लीजिए ऑफ इंडक्शन मोटर। अब देखिए ये नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से आप परफॉर्म कर सकते हो। और नेक्स्ट है आपका लॉक्ड रोटर टेस्ट। लॉक्ड रोटर टेस्ट भी आप लोग पढ़े हो, है ना। लॉक मतलब होता है लॉक कर देना, रोटर जो होगा वो रोटेटिंग पार्ट जो है जिसमें कि आप लोड लगाते हैं उसको क्या करना है, ब्लॉक कर देना। एक तरह से कह लीजिए ब्लॉक रोटर टेस्ट भी आप कह सकते हो। हालांकि यहाँ पे देखिए लॉक्ड रोटर टेस्ट हो गया, ये क्लियर है। तो ये लॉक्ड रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट, ये दोनों आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क। इस दोनों को लिखिएगा। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया आपके पास। अब 3 क्वेश्चन में से आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर खुद से करने हैं। अगर आप नहीं करिएगा तो मैं भी आपको क्या करूँगा, छोड़ दूंगा। क्लियर। यहाँ पे आप लिख लीजिए टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, दूसरा है आपका नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, तीसरा है आपका लॉक्ड रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए। ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, खुद से करने हैं। आप अपने नोटबुक में होगा तो नोटबुक में आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को, है ना, नोटबुक में लिख लीजिएगा। ऑलरेडी ये चीज़ आप पढ़े हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। नेक्स्ट देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो टेस्ट। वोल्टेज रेशियो टेस्ट जो होता है ओपन सर्किट, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़े है ना ट्रांसफार्मर केस में, तो यहाँ पे हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो टेस्ट को पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये टेस्ट को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है एक आपका मेजरमेंट ऑफ स्लिप। मेजरमेंट ऑफ स्लिप, तो जो स्लिप होता है इंडक्शन मोटर में उसको हमें क्या करना है, मेज़र करना है। तो स्लिप हम किस प्रकार से मेज़र करेंगे इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि स्लिप क्या होता है, स्लिप को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक टेस्ट को हम लोग देखते जाएंगे। बशर्ते आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो है आपका ये 3 टेस्ट, ये तीनों टेस्ट आपको खुद से लिखना है। एक तो टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, नो लोड टेस्ट और लॉक्ड रोटर टेस्ट। ठीक है, तो ये तीनों आप इसको लिखिएगा अपने नोटबुक में। क्लियर? मैं बताऊंगा भी नहीं भैया, पहले बता दे रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी आप पढ़े हो, ऑलरेडी मैंने भी डिस्कस किया है थोड़ा थोड़ा। अरे ट्रांसफार्मर के जैसा ही होगा भैया, कुछ नहीं है। बस लोड की जगह पे वहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट करते थे, यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग से कुछ लोड लगाना है, उसको ब्लॉक कर देना। हाथ से भी पकड़ सकते हो उसको, या कुछ लोड है पुली वगैरह लगा के उसमें आप टाइट कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो आप इसको एक बार लिखिएगा खुद से, नहीं होगा लास्ट में तो मैं बता भी दूँगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए।